हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था के अगले जो अधिनियम है वो देखेंगे। तो अगला जो अधिनियम है वो है भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम की क्या क्या शर्तें रही या क्या क्या प्रावधान रहे ये अपन देखते हैं। तो सबसे पहले तो यही प्रावधान रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है ना। अभी तक जो है भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो पूर्णतः समाप्त कर दिया और वहां से ताज के शासन की शुरुआत हुई। और इसी तरह भारत जो है वो ब्रिटेन का प्रत्यक्ष उपनिवेश बन गया। ठीक है। अब ईआईसी का शासन अगर समाप्त हुआ तो इसके साथ साथ जो बीओसी तथा सीओडी थे, है ना, जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत स्थापित किए गए थे, उनको भी समाप्त कर दिया गया और उनकी जगह एक नया पद लेकर आए, राज्य सचिव का। ठीक है, नया पद सृजित किया गया और ये राज्य सचिव जो होता था वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था और ये भारत के कार्य पर जो है वो नियंत्रण रखता था। और इस राज्य सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय सलाहकारी परिषद का भी गठन किया गया। ठीक है, जो 15 सदस्यीय टीम थी वो इस राज्य सचिव को सलाह देती थे और गवर्नर जनरल की जगह जो है वाइस राय बन बन गया, है ना। पहले जो भारत का गवर्नर जनरल होता था उसे अब भारत का वाइस राय कहा जाने लगा और भारत का प्रथम वाइस राय जो था वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। फिर आता है अपना भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, भारत परिषद अधिनियम 1861। और यहाँ आते आते अंग्रेजों को लग गया था कि अगर अपने को भारत में शासन करना है, ठीक है, अगर अपने को भारत में शासन करना है तो भारतीय लोगों को भी साथ में लेकर चलना होगा। तो इस अधिनियम की शर्त ये रही कि सबसे पहले तो विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई। विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि जो शक्तियां हैं वो फिर से दोबारा सभी को दे दी गई, है ना। जैसे बंबई व मद्रास को विधायी शक्तियां वापस दे दी गई और वहां पर भी विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, बंबई में मद्रास में भी विधान परिषद का गठन किया गया। फिर विधान परिषद में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। विधान परिषद में क्या किया गया, भारतीयों के प्रतिनिधित्व की शुरुआत और पहली बार 3 सदस्यों को जोड़ा गया। ठीक है, और ये तीनों जो थे वो गैर सरकारी थे और तीनों को मनोनीत किया गया था। तो कौन कौन थे, एक थे बनारस के राजा, एक थे पटियाला के महाराज और एक सर दिनकर राव। ठीक है, और इस प्रकार भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया से भी जोड़ा गया। फिर एक और था कि वायसराय को आपातकालीन परिस्थिति में अध्यादेश की शक्ति दी गई। वायसराय को जो है आपातकालीन परिस्थिति में अध्यादेश की शक्ति दी गई। फिर पोर्टफोलियो प्रणाली की भी शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो प्रणाली मतलब जैसे आज अपन देखते हैं वित्त मंत्रालय, है ना, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, अलग अलग जो विभाग होते हैं मंत्रियों के, वो तो उसकी शुरुआत की गई थी 1859 में और ये भी जो है वो केनिंग द्वारा की गई थी। फिर 3 नए विधायी निकाय जो है वो बनाए गए, एक बंगाल, एक उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत जो आजकल उत्तर प्रदेश होता है और एक पंजाब। ठीक है, फिर इसकी जो है आलोचना की बात करें तो इसकी क्या क्या आलोचना रही इस अधिनियम की, तो इसकी आलोचना ये रही कि इसमें सीमित चर्चा की गई, है ना। मतलब वित्तीय मामलों पर अगर अपने को चर्चा करना है तो सरकार की स्वीकृति के बिना अपन चर्चा नहीं कर सकते, है ना। जो वायसराय है उसकी स्वीकृति के बिना जो है वो चर्चा नहीं कर सकते। फिर बजट पर कोई चर्चा नहीं कर सकते। ठीक है, बजट पर चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं था। और फिर भारतीयों को जो है वो सीमित अधिकार था, है ना, सीमित प्रतिनिधित्व था। केवल 3 ही जो लोग हैं उनको जोड़ा गया और वो तीनों ही अमीर वर्ग से थे। फिर कानून बनाने की जो सीमित शक्ति थी, है ना, वायसराय की स्वीकृति अनिवार्य, मतलब कानून अगर बनाना है तो उस पर भी वायसराय की स्वीकृति अनिवार्य होती थी। फिर अगला जो है वो है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, इसमें क्या किया गया कि केंद्रीय और प्रांतीय जो विधान परिषदें हैं उनमें भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, और पहली बार
विधान परिषदों में जो है गैर सरकारी सदस्य है तो सीमित व परोक्ष चुनाव का प्रयोग किया गया। ठीक है, मतलब चुनकर लोग आने लग गए विधान परिषद में, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया था अभी तक, सिर्फ वो चुनकर आते थे, लेकिन ऐसा चुनाव का कोई वर्णन नहीं था। फिर बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता थी, है ना। बजट पर आप जो है वो चर्चा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने की छूट नहीं थी। पूरक प्रश्न कैसे? जैसे आपने पूछा कि इस बार 100 करोड़ जो है आप शिक्षा पर खर्च करना, मतलब आप पहला प्रश्न अगर आपने पूछा कि आप शिक्षा पर कितना करोड़ रुपया खर्च करना चाहते हो, तो उन्होंने बता दिया कि हम 100 करोड़ खर्च करना चाहते हैं। तो फिर आप दूसरा प्रश्न ये नहीं पूछ सकते कि आप 100 करोड़ को कब तक खर्च करोगे, या कब, मतलब और अन्य विभागों को कितना पैसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं, बस आपने एक प्रश्न पूछ लिया वही काफी था। फिर ये जो सरकारी सदस्य हेतु, गैर सरकारी सदस्य हेतु जो चुनाव शब्द का प्रयोग था, तो ये चुनकर आते थे, तो इनकी सिफारिश कौन करता था? तो इसकी सिफारिश की जो शक्ति थी वो नगर पालिका हो गया, जमींदार हो गया आदि, या जिला बोर्ड है, उनको जो है वो अधिकार था। ठीक है, ये अपना भारत परिषद अधिनियम 1892। अब आता है अगला भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्लियामेंटो सुधार भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कब आया, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें अपन, तो ये किन परिस्थितियों में आया? तो पहला तो ये कि इंग्लैंड में जो है वो लिबरल पार्टी जो थी वो सत्ता में आई। ठीक है, और वो सुधारवादी थी, और वो मतलब भारत को भी आजादी देने के पक्ष में थी, है ना। फिर एक 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था, है ना। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल के रूप में उसका विभाजन कर दिया था। फिर 1906 में होम रूल की मांग, है ना। 1906 में जो है वो होम रूल की मांग करने लग गए थे, एनी बेसेंट हैं, ऐसे जो है वो होम रूल की मांग करने लग गए थे। कांग्रेस को अधिक रियायतें देने लग गई थी, है ना। तो कांग्रेस की जो बढ़ती मांगे थी इसलिए उनको अधिक रियायत चाहिए थी, और कांग्रेस पर गरम दल का प्रभाव हो गया था, है ना। गरम दल ज्यादा प्रभावी था कांग्रेस में। और आगा खां द्वारा शिमला समझौता हो चुका था। मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग का गठन हो चुका था, और मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग के कुछ सदस्य जो है वो आगा खां के नेतृत्व में शिमला में लॉर्ड माले से मिलते, सॉरी लॉर्ड मिंटो जो उस वक्त भारत के वायसराय थे, उनसे मिल मिल चुके थे, और वो भी मुस्लिम लीग के लिए अधिक से अधिक काम हो वो ये कर चुके थे। तो इसके प्रावधान क्या क्या रखे गए? तो प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान ये था कि केंद्रीय विधान परिषद व प्रांतीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, है ना। मतलब विधान परिषद जो भी है, प्रांतीय हो या केंद्रीय हो, इनके सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर देंगे। फिर केंद्रीय विधान परिषद में जो है वो सरकारी बहुमत रहेगा, लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में जो है गैर सरकारी बहुमत की भी अनुमति थी, कि जो प्रांतीय विधान परिषदें हैं जैसे बंगाल, बिहार, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब, इनमें जो है गैर सरकारी सदस्य भी बहुमत में हो सकते हैं। फिर विधान परिषदों को भी जो है बजट पारित करने तथा पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई थी। फिर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय जो थे वो सत्येंद्र सिन्हा थे, वो भी इसी अधिनियम के तहत लिए गए थे, और वो जो है उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। फिर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत हो चुकी थी। मतलब मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचक मंडल थे, उसका मतलब ये था कि अगर कोई क्षेत्र मुस्लिम निर्वाचक मंडल है, तो वहां पर केवल मुस्लिम व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है, और उसको जो वोट देने का काम करेंगे वो भी मुसलमान ही होंगे, है ना। अन्य लोग जो है वो ना तो वोट दे पाएंगे, ना चुनाव में भाग ले पाएंगे। और इसी कारण जो है मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचक का जनक कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला आता है भारत शासन अधिनियम 1909, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया गया? तो इसमें पहला काम तो यही किया कि केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया, और कानून बनाने का अधिकार भी अलग अलग कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि कोई विषय जो है वो प्रांत का है तो प्रांत उस पर कानून बना सकता है, केंद्र है तो केंद्र उस पर कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें विषयों
कि लिखित और स्पष्ट विभाजन नहीं था, है ना। विषयों का जो है वो स्पष्ट विभाजन और लिखित विभाजन नहीं था। बस ऐसे बता दिए गए थे कि इन इन विषयों पर आप कानून बना सकते हैं और इन इन विषयों पर आप कानून बना सकते हैं। ठीक है। फिर केंद्रीय और प्रांतीय विषय अगर अलग अलग कर दिए तो बजट भी अलग अलग कर दिया गया। तो पहली बार जो है प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग किया गया। प्रांत जो है स्वयं का बजट बना सकते थे। फिर प्रांतों में पहली बार द्वैत शासन। द्वैत शासन का मतलब होता है कि उसमें दो प्रकार, एक तो आरक्षित विषय हो गए और एक हो गए हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषय पर जो है गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद कानून बनाती थी, और हस्तांतरित विषय जो है उस पर विधान परिषद कानून बनाती थी। और केंद्रीय स्तर पर द्विसदन की शुरुआत की गई। जो आज अपन देखते हैं लोकसभा राज्यसभा, तो वो 1919 में पहली बार केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीयता की शुरुआत की गई थी। एक था उच्च सदन और एक निम्न सदन। उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया था और निम्न सदन को जो है फेडरल असेंबली कहा गया था। ठीक है। फिर प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हो चुकी थी सीमित तौर पर ही। फिर लोक सेवा आयोग के गठन की सिफारिश कर दी थी ली आयोग ने, और उसी के तहत फिर आगे जाके 1925 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, है ना, संघ लोक सेवा आयोग। फिर लंदन में भारतीय उच्चायुक्त का पद सृजन किया गया था। और एक वो जो भारत सचिव का वेतन था वो अब जो है अभी तक जो है वो भारत से जाता था, लेकिन इस अधिनियम के तहत कहा गया कि भारत सचिव का जो वेतन है वो ब्रिटेन से जाएगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है सिख, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय और ईसाई, इन चार में भी, इन चार तक इसको फैला दिया था। मतलब कुछ सीटें जो है सिख को दी जाएगी, कुछ एंग्लो इंडियन को दी जाएगी, कुछ जो है यूरोपीय को दी जाएगी, कुछ ईसाई को दी जाएगी। और इसमें एक बात और कही गई थी इस अधिनियम में कि 10 साल बाद जो है हम एक आयोग बनाएंगे और वो देखेगा कि किस प्रकार से क्या हुआ, फिर उसके बाद फिर हम नया जो है वो अधिनियम लेकर आएंगे। तो 10 साल बाद एक आयोग बनना था, लेकिन 1919 के 10 साल बाद 1929 में बनना था। लेकिन ये और साइमन कमीशन लेकर आए जो 1928 में बन गया था। और इसने जो है मतलब कुछ जानकारी दी कि क्या क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि प्रांतों में जो है उत्तरदायी शासन की शुरू कर सकते हैं, मतलब प्रांत में जो है खुद का शासन करते रहे, ऐसा अपन कर सकते हैं। और सांप्रदायिक निर्वाचन को जो है वो जारी रख सकते हैं। और 3 गोलमेज सम्मेलन हुए इन सब बातों के लिए, जो है 3 राउंड टेबल सम्मेलन हुए थे, है ना। और श्वेत पत्र जारी किया गया था, उसमें सारी जानकारी जो है वो दी गई थी। फिर इसके बाद भारत शासन अधिनियम 1935 आया। अब भारत शासन अधिनियम की क्या क्या प्रावधान थे या क्या क्या शर्तें थी। तो पहला ये था कि प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति, है ना, जो आरक्षित और हस्तांतरित विषय थे उनको समाप्त कर दिया गया। और उत्तरदायी सरकार की शुरुआत हो गई। उत्तरदायी सरकार की शुरुआत का मतलब है कि वहां पर जो है भारतीय जो है अपना सरकार चला सकते हैं। ठीक है। फिर केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। केंद्र में जो है वो द्वैत शासन की शुरुआत कर दी, है ना। आरक्षित विषय जो है वो वायसराय संभालता था और हस्तांतरित विषय जो है वो विधान परिषद। ठीक है। और प्रांतों में द्विसदनीयता। ठीक है। 6 प्रांत ऐसे थे जिनमें 2 सदनों की बात शुरू कर दी थी, है ना। 1919 में केंद्र में द्विसदनीयता थी। 1935 में प्रांत में भी द्विसदनीयता कर दी गई। ठीक है। 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की। 1935 में क्या किया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन शुरुआत कर दिया गया। फिर भारत को जो है वो एक अखिल भारतीय संघ बनाने की ओर भी कुछ काम किए गए, जैसे केंद्रीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई, जो आज हम भारतीय रिजर्व बैंक बोलते हैं वो। संघीय लोक सेवा आयोग जो 1925 में ही बन चुका था। शक्तियों का विभाजन कर दिया गया था, है ना। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ऐसी 3 सूचियां बना ली थी। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां जो है वो किसको दी गई थी, तो वो दी गई थी वायसराय को, है ना। मतलब मान लो संघ सूची में कुछ विषय हैं, राज्य सूची में कुछ विषय है और समवर्ती सूची में कुछ विषय हैं। फिर इनके अलावा कुछ मान लो नया विषय निकल के आता है, तो उस नए विषय पर कानून कौन बनाएगा। तो नए विषय जो भी आएंगे उन विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो थी वो वायसराय को थी। और आज अपन इन तीनों सूचियों की बात करें, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तो आज जो है वो अवशिष्ट शक्तियां वो किसके पास है, तो वो है केंद्र के पास, है ना। जैसे जब
देश आज़ाद हुआ, उसके बाद संविधान बना और इन सूचियाँ बनाई गई। तो उन सूचियों में उस समय के जो विषय थे वही थे। जैसे आज एक विषय है एआई हो गया, सोशल मीडिया हो गया, तो ये विषय जो है उस वक़्त नहीं थे। तो ऐसे कोई नया विषय आता है, तो वो नया विषय जो है वो अवशिष्ट विषय होता है। तो वो शक्तियाँ 1935 के अधिनियम के तहत जो है वो वायसराय को दी गई थी और बाद में भारतीय संविधान द्वारा उसे जो है केंद्र को दे दी गई है। ठीक है। फिर पृथक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति हो गए, महिला हो गए और इनको भी जो है उसका अधिकार दिया गया। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई 1937 में, जो आज हम हमारा देखते हैं वो सुप्रीम कोर्ट। तो वो सुप्रीम कोर्ट जो है संघीय न्यायालय जो है वो 1937 में बना। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में और उन्होंने कुछ मतलब उसका बहुत विरोध भी हुआ था। फिर उसके बाद कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन के बाद माउंटबेटन योजना आई और माउंटबेटन योजना के बाद 1947 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। और इस अधिनियम के तहत क्या-क्या कर दिया गया देखते हैं। तो भारत जो है वो स्वतंत्र तथा संप्रभु बना दिया गया, है ना? भारत को स्वतंत्र कर दिया गया और संप्रभु, इसका मतलब है कि वो अपने आंतरिक मामले और बाहरी मामले में वो स्वयं फैसले ले सकता है। फिर ब्रिटिश सम्राट जो है मतलब ब्रिटेन की जो क्राउन है वो भारत के सम्राट नहीं होंगे अब से। फिर भारत का जो विभाजन कर दिया गया और भारत का विभाजन कर दिया गया दो देशों में, एक तो भारत और एक पाकिस्तान। फिर रियासतों पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता समाप्त, जितनी भी रियासतें थी उन पर अंग्रेजों की सर्वोच्चता जो है वो समाप्त कर दी गई और उनको ऑप्शन दे दिए गए कि आप भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर आप स्वतंत्र रह सकते हैं। फिर संविधान सभा जो है, जो संविधान सभा का गठन हो चुका था कैबिनेट मिशन के तहत, वो संविधान सभा जो है जब तक भारत अपना खुद का संविधान नहीं बना लेता और जब तक भारत में चुनाव नहीं हो जाते तब तक भारतीय संसद के रूप में भी कार्य करेगी। ये था। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल की बात करें तो वो बनाए गए माउंटबेटन को। और अगर स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। फिर इसका एक और प्रावधान था कि भारत की संविधान सभा जो है कोई भी नियम बना या कोई भी कानून बना सकती है या रद्द भी कर सकती है ना? अगर भारतीय संविधान सभा जो है वो अब संप्रभु हो गई है तो वो जो चाहे वो कानून बना सकती है, जो चाहे वो कानून जो है वो समाप्त कर सकती है। अगर वो चाहे कि ये 1947 का जो भारत शासन अधिनियम है इसको ही समाप्त कर दे, कि नहीं हमें अभी आजादी नहीं चाहिए, हम आपके ही राज में अगर रहना चाहते हैं, तो वो भी कर सकती थी। ठीक है। तो फिर संविधान का निर्माण, अब संविधान का निर्माण कैसे हुआ ये जो है अपन अगले वीडियो में देखेंगे। तो